लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जिसने भी धुरंधर मूवी देखी है उसका दिमाग में यह डायलॉग तो छप ही गया होगा। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे फिल्म धुरंधर की बात करने आया हूँ। अरे नहीं भाई, मैं आपसे यहाँ फिल्म की बात करने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ आपको उस दरिंदे की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने फिल्म में इस डायलॉग को बोला था। ये बात है 24 दिसंबर 1999 की। काठमांडू से दिल्ली आने के लिए इंडियन एयरलाइंस की IC-814 ने उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुई, अचानक फ्लाइट में 5 नकाबपोश उठ के खड़े हुए और उन्होंने पूरी फ्लाइट को बंधक बना दिया। इन मुसाफिरों में 26 ऐसे कपल थे जो नेपाल से हनीमून मनाकर वापस दिल्ली लौट रहे थे। इन्हीं में से एक कपल था रुपिन और रचना कतियाल। इनकी शादी सिर्फ 21 दिन पहले ही हुई थी और ये अपना हनीमून मनाकर काठमांडू से दिल्ली वापस आ रहे थे। ये लोग अपनी जिंदगी के हसीन सपने बुन रहे थे। इन्हें क्या मालूम था कि ये फ्लाइट इनकी जिंदगी की सबसे सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए हाईजैकर्स ने एक चाल चली। उन्होंने सब फैमिलीज को अलग अलग करने का फैसला किया। उन्होंने सब पतियों को उनकी पत्नियों से अलग कर दिया और उन्हें बिजनेस क्लास में भेज दिया। रुपिन को भी उसकी पत्नी रचना से अलग करके बिजनेस क्लास में भेज दिया गया। इसके बाद हाईजैकर्स ने इन्हें हुक्म दिया, सब अपनी गर्दन नीचे करके बैठे रहो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फ्लाइट को रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर लैंड कराना पड़ा। लैंड करते वक्त रुपिन काफी टेंशन में थे। उन्हें अपनी पत्नी रचना की चिंता हो रही थी, इसलिए वो बार बार पीछे मुड़ के ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी पत्नी रचना ठीक है या नहीं है। बस इसी बात में इनमें से एक हाईजैकर जहूर के अंदर के राक्षस को जगा दिया। जहूर ने आप देखा ना ताव, भारत सरकार को प्रेशर में लाने और मुसाफिरों में दहशत भरने के लिए जहूर ने रुपिन के ऊपर अपने चाकू से हमला शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रुपिन के शरीर पर चाकू के कई घाव थे। गर्दन, चेहरे और सीने पर एक के बाद एक कई वार किए गए थे। रुपिन ने खून से लथपथ तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ पीछे बैठी रचना को लग रहा था कि बाकी लोगों की तरह उसका पति भी एकदम सुरक्षित है। लेकिन उस दिन सिर्फ जहूर ने रुपिन कतियाल को ही नहीं मारा था, उसने भारत की आत्मा को भी छलनी कर दिया था। ये जहूर मिस्त्री कौन था? क्या ये एक प्रोफेशनल किलर था या फिर एक प्रोफेशनल हाईजैकर? ये भारतीय एजेंसियों के हाथ तक कैसे चढ़ा? क्या इसको इसके कर्मों की सजा मिली? आज की स्टोरी में हम ये सब डिटेल में जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। जहूर की कहानी पाकिस्तान के कराची शहर से शुरू होती है। 1980 के शुरुआती सालों में जन्मा जहूर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। उस वक्त अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुआ था और पूरे पाकिस्तान में एक जिहाद का माहौल था और पाकिस्तान की हवा में एक अलग ही जहर फैला हुआ था। 80 और 90 के दशक में जब अफगानिस्तान जंग की आग में जल रहा था, तब कराची कट्टरपंथ का अड्डा बन चुका था। पाकिस्तानी आर्मी ने हर जगह मदरसे खोले हुए थे जहां आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जहूर भी उन्हीं भटके हुए लड़कों में से एक था जो इन लोकल मदरसों के जहरीले इन्फ्लुएंस में आ गया था। जिहादी मानसिकता और उग्रवाद ने उसके दिमाग को ऐसा जकड़ा कि उसने किताबों की जगह हथियारों को चुन लिया। अफगान जिहाद के दौरान पाकिस्तान में हरकतुल अंसार जैसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। जहूर ने भी खुद को इसी नफरत की आग में झोंक दिया और हरकतुल मुजाहिदीन का हिस्सा बन गया। यहाँ से उसे आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग मिली। यहीं से वो जहूर पैदा हुआ जो कुछ सालों बाद IC-814 को हाईजैक करने वाला था। जहूर मिस्त्री सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो उस समय के सबसे बड़े आतंकवादी गठजोड़ का सिपाही था। पाकिस्तान में आतंक की जो सबसे बड़ी ताकतों ने हाथ मिला लिया था। एक तरफ थी हरकतुल जिहाद अल इस्लामी और दूसरी तरफ था हरकतुल मुजाहिदीन। इन दोनों के मिलन से पैदा हुआ एक और खूंखार संगठन हरकतुल अंसार। यह कोई मामूली ग्रुप नहीं था। इस नई फौज में 1000 से ज़्यादा ट्रेंड आतंकवादी थे, जिसमें से लगभग 60% पाकिस्तानी थे और बाकी के अफगान। जहूर मिस्त्री इसी नफरत की फैक्ट्री का प्रोडक्ट था। यहाँ उसे सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया गया, बल्कि यहाँ उसकी जिहादी मानसिकता को भी उसके चरम पर पहुँचाया गया, जहाँ काफिर का गला घोंटना एक आम सी बात माना जाता है। जहूर जिस हरकतुल अंसार के लिए काम कर रहा था वो कितना खतरनाक था, इसकी ताकत का अंदाजा आपको इसी बात से पता चलता है कि IC-814 के हाईजैक से 2 साल पहले
अमेरिका ने इसे एक ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। इसका कारण था क्योंकि इसके तार ओसामा बिन लादेन से जुड़े हुए थे। ओसामा बिन लादेन की स्ट्रैटेजी और इन आतंकियों की ट्रेनिंग, इसने एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल तैयार किया था जिसका सबसे पहला शिकार बनने वाला था हिंदुस्तान। ज़हूर मिस्री कोई आम पाकिस्तानी लड़का नहीं था। उसकी ट्रेनिंग का लेवल इतना ऊंचा और खतरनाक था कि आप दंग रह जाओगे। ज़हूर ने अपनी ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की ज़मीन का इस्तेमाल किया। और इस सच से पर्दा किसने उठाया? अलकायदा के एक सुसाइड बॉम्बर मोहम्मद अफरोज़ ने। मोहम्मद अफरोज़, जिसे खुद अलकायदा ने एक सुसाइड पायलट के तौर पर तैयार किया था, उसने खुलासा किया था कि ज़हूर मिस्री और शाहिद अख्तर जैसे हाईजैकर्स को उसके साथ ही ट्रेनिंग दी गई थी। ये वही आतंकी थे जिन्हें विमान उड़ाने, हाईजैक करने और ज़रूरत पड़ने पर उसे सुसाइड क्रैश करने की ट्रेनिंग दी गई थी। ज़हूर कोई मामूली हाईजैकर नहीं था। वो तो एक हाईली ट्रेन मशीन थी जिसे भारतीय प्लेन में मौत का तांडव मचाने के लिए भेजा गया था। इस पूरी साजिश का सेंटर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बैठा एक शख्स मौलाना मंसूर इलियास था। वो अलकायदा का रीजनल लीडर था और ज़हूर मिस्री लगातार उसके संपर्क में था। ज़हूर ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी सर्कल का हिस्सा बन चुका था। यानी 1999 की उस हाईजैकिंग से पहले ही ज़हूर ग्लोबल टेरर नेटवर्क का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाला था। कंधार हाईजैकिंग के बाद जब पूरी दुनिया इनको ढूंढ रही थी तो ज़हूर पाकिस्तान में एक नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा था। उसने अपना हुलिया और नाम दोनों बदल लिया था। उसने सोचा कि इस हुलिया और नाम के साथ अब उसकी पुरानी पहचान फाइलों में बंद हो गई है। लेकिन वह भूल गया था कि जो खून उसने बहाया है उसकी सज़ा मिलनी उसको भी बाकी थी। कांधा से सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचते ही ज़हूर मिस्री एक नए अवतार में आया। अब वो ज़हूर नहीं था बल्कि उसका नया नाम था जाहिद अखुन। कराची की अख्तर कॉलोनी में उसने क्रिसेंट फर्नीचर के नाम से अपनी एक नई दुकान खोली। दुनिया की नज़रों में वो एक शरीफ फर्नीचर बिजनेसमैन था जो दिन भर लकड़ी की नक्काशी के काम में बिजी रहता था। लेकिन इस दुकान के पीछे उसका एक बहुत ही खौफनाक सच था। ज़हूर की ये नई पहचान कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये सब तो वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर कर रहा था। ये एक लिमिटेड पीरियड प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं था बल्कि ज़हूर को एक स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। दुनिया के सामने वो सफ़ेद कपड़े पहनकर शरीफ बनता रहा, लेकिन उसके तार अभी भी आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। 1999 में ज़हूर ने जिसकी रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया था वो था मौलाना मसूद अजहर। 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था जैश ए मोहम्मद। और ज़हूर मिस्री इस नए ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गया। भारत पर हुए हर बड़े हमले की साजिश में ज़हूर का नाम किसी न किसी तरह से आता है। चाहे वो 2001 में हमारी संसद पर हमला हो या 2016 में पठानकोट और उरी, चाहे वो पुलवामा की वो काली दोपहर हो जिसने पूरे देश को रुला दिया था। इन सभी आतंकी हमलों के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था और जैश के इस नेटवर्क को पर्दे के पीछे से ज़हूर मिस्री सपोर्ट कर रहा था। वो कराची में बैठकर भी भारत के खिलाफ किए गए जैश के हर हमले में जैश के साथ था। उसको लगता था कि वो कराची में अपनी फर्नीचर की दुकान के पीछे बैठकर अपने गुनाहों को छुपा लेगा, लेकिन वो हिंदुस्तान की एजेंसीज की नज़र में था और हिंदुस्तान की एजेंसीज उसके हर कदम को नोट कर रही थी। पुलवामा से लेकर इंडियन मुजाहिदीन के धमाकों तक ज़हूर का कंट्रीब्यूशन हर जगह दिखा। वो अब सिर्फ एक हाईजैकर नहीं रहा था, वो भारत के खिलाफ छेड़ी गई इस प्रॉक्सी वॉर का एक अहम इंजन बन चुका था। लेकिन वो ये भूल गया था कि उसके पाप का घड़ा भरने वाला है। ज़हूर मिस्री कराची में सिर्फ फर्नीचर ही नहीं बेच रहा था बल्कि वो जैश ए मोहम्मद की को लीडरशिप का सबसे भरोसेमंद राजदार था। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ज़हूर लगातार मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर के संपर्क में था। रऊफ असगर वही आदमी है जो भारत के खिलाफ हुए हर हमले का मेन प्लानर है। ज़हूर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैश के खूनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। 2022 तक यानी हाईजैकिंग के 22 साल बाद भी ज़हूर मिस्री हाईली एक्टिव था। उसका काम था लॉजिस्टिकल सपोर्ट, सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ कराना, उन्हें हथियार मुहैया कराना और जैश के ऑपरेशंस के लिए फंड जुटाना। ये सब काम ज़हूर कराची में बैठ के किया करता था। वो जैश ए मोहम्मद का वो इनविजिबल हैंड था जो भारत के सीने पर घाव करने के लिए हर हथियार मुहैया कराता था। उसको लगता था कि ISI की सिक्योरिटी और उसके बिजनेस का जो फसाद उसने खड़ा किया है उसकी आड़ में वो एकदम सुरक्षित है, वो एकदम अमर है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि भारतीय एजेंसीज उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं और उसके हाथ से अब उसका जो वक्त है
वो रेत की तरह फिसलता जा रहा है। जहूर मिस्त्री अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझता था। वो कराची के सेक्टर ए हाउस नंबर 363 में रहता था। हर रोज वो अपने घर से निकलकर अपनी दुकान क्रेसेंट फर्नीचर पर जाता था। वो तो शायद ये भूल ही चुका था कि 22 साल पहले उसने किसी रूपिन कत्याल की कितनी बेरहमी से हत्या की थी, लेकिन भारत इस बात को भूला नहीं था। 1 मार्च 2022 की बात है। 2 मोटरसाइकिल सवार उसकी दुकान क्रेसेंट फर्नीचर के बाहर रुके। एक ने हेलमेट पहना हुआ था और एक ने अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाया हुआ था। ये दोनों कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये प्रोफेशनल किलर थे जो आज जहूर को उसके कर्मों का हिसाब देने आए थे। वो दुकान के अंदर दाखिल हुए और जहूर के सामने पहुंचते ही उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपनी 30 बोर की पिस्तौल से गोली चला दी। 2 गोलियां सीधे जहूर मिस्त्री के सर के आर पार हो गई। ये हमला इतना सीधा और प्रोफेशनल था कि जहूर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। काम खत्म करके वो गनमैन उसी रास्ते से ओझल हो गए जिस रास्ते से वो आए थे। कराची के लोगों के लिए तो वो एक सिर्फ फर्नीचर वाला था। लोग चिल्ला रहे थे, अरे जाहिद भाई को गोली मार दी, उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन कुदरत अपना फैसला सुना चुकी थी। रास्ते में ही जहूर मिस्त्री ने अपना दम तोड़ दिया। जिस जहूर ने हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर मौत का तांडव रचा था, उसकी अपनी मौत एक धूल भरी सड़क पे हुई। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये पैगाम था उन तमाम चेहरों को जो भारत का खून बहाकर पाकिस्तान की गलियों में पनाह लेते हैं। जहूर मिस्त्री का अंत इस बात का सबूत है कि इंसाफ में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जहूर के ढेर होते ही कराची पुलिस और पाकिस्तानी मीडिया ने एक नया खेल शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि मरने वाला कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि जाहिद अखुन नाम का एक मामूली फर्नीचर व्यापारी था। कराची के एसएसपी ने तो इसे गैंगवार और पुरानी रंजिश का नाम दे दिया। उन्हें लगा कि जहूर की असली पहचान अब उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाएगी। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब जहूर का जनाजा निकला तो पूरी दुनिया ये देखकर दंग रह गई कि इस जनाजे में कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर भी शामिल था। जैश के टॉप कमांडर एक मामूली से फर्नीचर वाले के जनाजे में जाए, ये बात किसी को हजम नहीं होती। इन लोगों का इस जनाजे में आना ये साबित करता है कि मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो IC 814 का गुनाहगार जहूर मिस्त्री ही था। ISI सदमे में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सेफ एसेट को उसके घर में घुसकर किसने मार दिया। इसके बाद शुरू हुआ आरोपों का दौर। द गार्जियन ने दावा किया कि भारतीय एजेंसी रॉ ने अफगानिस्तान के लड़ाकों को हायर करके जहूर की हत्या करवाई है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। उसने किसी तनाज अंसारी नाम की एक महिला अधिकारी का जिक्र किया, जिसने दुबई और अफ्रीका के रास्ते हवाला नेटवर्क के जरिए इस पूरे मिशन को ऑर्केस्ट्रेट किया था। कहा गया कि ये मल्टी कॉन्टिनेंट ऑपरेशन था जिसे बेहद ही सफाई से अंजाम दिया गया था। भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि वो दूसरे देशों में घुसकर कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। ये भारत की पॉलिसी के खिलाफ है। भारत ने इसे एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बताया। एजेंसी चाहे जो भी कहें, आरोप चाहे जो भी लगे, लेकिन एक बात सच में पत्थर की लकीर बन चुका था, रूपिन कत्याल का कातिल अब इस दुनिया में नहीं था। दोस्तों, जहूर मिस्त्री का पास, उसकी ट्रेनिंग, IC 814 का वो खौफनाक मंजर और कराची की वो 2 गोलियां, आज ये पूरी फाइल हमने आपके सामने खोल दी है। 22 साल पहले एक दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, जहूर ने उसे विधवा बना दिया था। कानून की किताबों में इंसाफ शब्द अधूरा था, लेकिन कराची की उस सड़क ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन वो 2 हमलावर कौन थे? क्या ये कुदरत का इंसाफ था या किसी की साजिश? इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। भारत अपने शहीदों का अपमान करने वालों को और अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि रूपिन कत्याल को आखिरकार इंसाफ मिला, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे मैं अपने अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।